बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस अलाउंस, यानी फिक्सेशन ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस एंड फाइनल मेंटेनेंस अलाउंस। बेसिकली ये लेक्चर भी लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 5 है। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका पार्ट 5 है। जो रेलेवेंट प्रोविजन डील करती है वो है सेक्शन 17A। सेक्शन 17A। अच्छा, आगे चलने से पहले यहाँ पे एक बात डिस्कस करें कि 2015 की अमेंडमेंट के ज़रिए ये सेक्शन बेसिकली इंसर्ट की गई। इससे पहले सिचुएशन डिफरेंट थी। पहले जो इंटायर मेंटेनेंस की बाबत था, वर्ड मे यूज़ हुआ था, वाइफ का मेंशन नहीं था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या अब सेक्शन मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स करने के लिए इंटायर मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स होना है। अगर उसकी पेमेंट नहीं होगी तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। देर आफ्टर फाइनल मेंटेनेंस की फिक्सेशन जो है वो किस तरह होनी है, और एनुअल इंक्रीजमेंट की सिचुएशन क्या होगी। अगर अदालत ने एनुअल इंक्रीजमेंट नहीं लगाई देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। सेक्शन 17A बड़ी क्लियरिटी के साथ बताती है कि ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट द कोर्ट शैल, द वर्ड शैल यूज हुआ है, फिक्स द इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस। इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ वाइफ और अ चाइल्ड, यानी अगर जस्ट वाइफ है तो वाइफ का फिक्स होगा, अगर वाइफ के साथ चाइल्ड भी हैं तो बच्चे का फिक्स होगा। यहाँ पे एक बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर वाइफ ने डाइवोर्स ली हुई है तो फिर वाइफ के इंटायर मेंटेनेंस का क्वेश्चन नहीं होता। यानी अगर मैरिज एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इंटायर मेंटेनेंस का सवाल पैदा होता है। फर्स्ट डेट। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जी कि अक्सर कोर्ट्स में तो रिटर्न जवाब दावा आता है तो फिर जो है खर्चा फिक्स किया जाता है। लॉ बेसिक यही था। देर आफ्टर केस लॉ भी आया। केस लॉ की रोशनी में अब अमूमन ये होता है कि जब जवाब दावा आ जाता है तो फिर ख़र्चा फिक्स, मेंटेनेंस जो है फिक्स किया जाता है। इसकी रीज़न ये होती है ताकि डिफेंडेंट का मौक़िफ़ भी आ जाए। लेकिन जो ख़र्चे की स्टार्ट होता है वो ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट होता है। यानी ख़र्चा जो इंटरिम स्टार्ट होना होता है वो उसकी पहले हाज़िरी की दिन से ही डिफेंडेंट्स ने बच्चों को ख़र्चा देना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स हुआ और जो डिफेंडेंट है वो उसको पे नहीं करता तो फिर उसके क्या कोई इफ़ेक्ट लॉ ने प्रोवाइड किए हैं या नहीं। डेफिनेटली लॉ ने उसके इफ़ेक्ट प्रोवाइड किए हैं। एक तो सेक्शन 17A में बड़ी वाज़ह तौर पे ये बता दिया गया है कि इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस हैज़ टू बी पेड बाय द डिफेंडेंट ऑन 14th डे ऑफ ईच मंथ। इन 14 हर महीने की 14 तारीख तक इंटायर मेंटेनेंस अलाउंस हर सूरत पे होना है। अब बात आ गई इफ़ेक्ट्स की कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसमें बड़ा क्लियर है कि इन केस ऑफ फेलियर डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट शैल स्टैंड स्टॉक ऑफ। एक तो अदालत जो है डिफेंडेंट का डिफेंस स्टॉक ऑफ कर देगी। वर्ड शैल यूज़ हुआ है और फिर साथ ही आगे इसको मज़ीद नई अमेंडमेंट में ऐड कर दिया कि द फैमिली कोर्ट शैल डिग्री द सूट फॉर मेंटेनेंस अलाउंस। फैमिली कोर्ट डिफेंस स्टक ऑफ करेगी और साथ ही जो खर्चे की हद तक है उस दावे को डिग्री कर देगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि किस बेस पे डिग्री करेगी, एविडेंस कौन सी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ अवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। यानी जो मुद्दइया ने, जो प्लेंटिफ ने अपने अर्जी दावे में कहा और जो इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स सफ़ा मिसल पे मौजूद हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात यहाँ पे एक सिचुएशन, एक इवेंचुअलिटी क्लियर करते जाएं। अगर बाज़ औक़ात दावा होता है मेंटेनेंस का, डावरी आर्टिकल्स का, तो इस सिचुएशन में जस्ट मेंटेनेंस की हद तक सूट डिग्री होगा, जो रिमेनिंग होगा उसकी हद तक आगे दावा प्रोसीड करेगा। एविडेंस रिकॉर्ड होगी, प्रो एंड कंट्रा। यानी जो डिफेंडेंट का डिफेंस क्लोज होना है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ रिमेनिंग क्लेम्स ऑफ द प्लेंटिफ। अब इंटरिम के बाद प्रो एंड कंट्रा एविडेंस हो गई। अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, फाइनल मेंटेनेंस अलाउंस अदालत ने कैसे फ़िक्स करना है, उसके लिए अदालत ने क्या क्या सिचुएशंस देखनी है।
सबसे पहले तो देखें, अदालत जो है पेरूज़ करेगी प्रो एंड कंट्रा एविडेंस। प्रो एंड कंट्रा एविडेंस से मुराद ये है कि जो एविडेंस, जो शहादत मुद्दईया ने, प्लेंटिफ ने, वाइफ ने पेश की है, अपने गवाहान पेश किए हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं उनको, और देर आफ्टर जो हस्बैंड ने, डिफेंडेंट ने, मुद्दा ने जो शहादत पेश की है, जो डॉक्यूमेंट्स दी हैं, उनको देखा जाएगा। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकम ऑफ द डिफेंडेंट, यानी जो डिफेंडेंट के सोर्सेज हैं, जो डिफेंडेंट ने इनकम, इसको ये बेसिक, इसमें जो प्राइम कंसिडरेशन है वो है इनकम ऑफ द डिफेंडेंट। देखिए, आपने डेली रूटीन में देखा होगा कि कभी किसी एक बच्चे का ख़र्चा 5000 भी कोर्ट्स फिक्स करती हैं, और कभी किसी सूरत हाल में एक बच्चे का ख़र्चा 50,000 में फ़िक्स करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बेटे का बाप जो है वो एक लेबर है, तो डेफ़िनेटली उसकी सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक मेंटेनेंस फ़िक्स होना है। अब अगर एक फ़ादर जो है इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक जो है वो डिफेंडेंट होना है, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई लैंडलॉर्ड है, तो उसके मुताबिक फ़िक्स होना है। यानी कोई ये नहीं कह सकता किसी कोर्ट में, या पार्टी ये नहीं कह सकती कि फ़लाँ केस में तो 4000 फ़िक्स हुआ तो मेरा भी 4000 ही होना चाहिए। हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं। अच्छा, एविडेंस भी अदालत ने देख ली, सोर्स ऑफ इनकम भी देख ली। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोर्स ऑफ इनकम की सूरत में सिचुएशन डेवलपिंग, तो लॉ ने यहाँ पे भी सिचुएशन क्लियर कर दी। फैमिली कोर्ट को पावर्स दे दी कि द फैमिली कोर्ट मे समन द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्राम एनी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी और अथॉरिटी टू डिटरमिन द स्टेट एंड रिसोर्सेज ऑफ द डिफेंडेंट। यानी जब डिफेंडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अथॉरिटी के पास एम्प्लॉय है, तो सिचुएशन अदालत किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही कि डिफेंडेंट की आमदन पर मंथ कितनी है, तो इस सूरत में अदालत जो है मुतलका अथॉरिटी से, मुतलका बॉडी से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। मिसाल के तौर पे प्लेंटिफ मुद्दईया ये बयान करती है कि जो डिफेंडेंट है पाकिस्तान टोबैको कंपनी में मुलाजिम है और उसकी माहाना आमदन 1 लाख रुपया है, जबकि डिफेंडेंट आता है वो कहता है जी मेरी माहाना आमदन 30,000 है, और वो आके एक पे स्लिप भी टेंडर कर देता है। अब प्लेंटिफ ऑब्जेक्शन रेज करती है जी कि ये जो पे स्लिप है दैट इज़ नॉट जेन्युइन। अब इस इवेंचुअलिटी में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो मे समन द रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान टोबैको कंपनी, वहीं या जहाँ पे वो जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, वहाँ से वो नोटिस भेज के कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न जो ऑफिशियल होगा, जो रिकॉर्ड होल्डर होगा, उसको ये डायरेक्शन दे सकती है कि इसकी जो सैलरी स्लिप का रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। आई होप कि जो फिक्सेशन ऑफ फाइनल मेंटेनेंस लोन से आपके माइंड में किसी न किसी हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि किस तरह मुकर्रर होना है। अदालत ने ये सारा कुछ देखना है कि डिफेंडेंट की आमदन कितनी है। अब बाज़ औक़ात होता है कि हायर दैन क्लेम्ड, यानी कि जितना ख़र्चा मांगा गया है, जो 2015 में अमेंडमेंट आई उसमें अदालत को ये डिस्क्रिशन भी देगी कि अगर किसी ने 10,000 पर मंथ मांगा है तो अदालत की ये डिस्क्रिशन है कि वो बच्चे का ख़र्चा 15,000 भी मुकर्रर कर सकती है, यानी अमाउंट क्लेम से एक्सेस भी ख़र्चा मुकर्रर किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ वजूहात दे दी कि क्या वजह हो सकती है। ड्यू टू द फ्लक्स ऑफ टाइम, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लिटिगेशन गुजर गया, और एनी अदर रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस। अब रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मुद्दईया ने जब दावा दायर किया तो जो बच्चों का फादर डिफेंडेंट था, फादर ऑफ द माइनर्स वाज इन पाकिस्तान, वाज सर्विंग एज अ लेबर, एक मजदूर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट ही प्रोसीडेड टू यूके, वो दौरान दावा इंग्लैंड चला गया। अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, यानी यहाँ पाकिस्तान में माइट भी कि वो 30,000 ले रहा हो, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट वो 3 लाख रुपया ले रहा होगा। अब इस सूरत हाल में अगर उस वक्त बच्चों ने ख़र्चा अपना 5,000 मांगा था यहाँ की आमदन देख के, तो हो सकता है अदालत ने इंटायर मेंटेनेंस अलाउंस 2,000 फिक्स किया हो, लेकिन फ़ाइनल जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और वाज़ा करते चले कि जो इंटरम मेंटेनेंस होता है इट इज़ जस्ट अ टेंटेटिव असेसमेंट। ये फ़ाइनल जो डिसीजन होता है उस पर बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होता। यानी अगर इंटरमली किसी बच्चे का 5,000 हुआ है तो अल्टीमेटली उसका 10,000 भी हो सकता है, अगर पहले 10,000 हुआ है तो फाइनल करते वक्त उसको कम भी किया जा सकता है, 5 भी किया जा सकता है। यानी इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो ख़र्चा इंटरम मुकर्रर हो गया वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता।
बाज़ लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जी इंटरम अगर 4,000 है तो देर आफ्टर इसने 7,000 ही होना है, 5,000 ही इंक्रीज़ होना है, डिक्रीज़ नहीं हो सकता। नो, ये बात बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इंटरम मेंटेनेंस जो है डिक्रीज़ भी हो सकता है। अब बात आ गई एनुअल इंक्रीजमेंट की, एनुअल इंक्रीमेंट की। अच्छा, फैमिली कोड को ये बता दिया कि फैमिली कोड शैल प्रेस्क्राइब्ड एनुअल इंक्रीजमेंट इन मेंटेनेंस अलाउंस। फैमिली कोड के लिए बाइंडिंग इफेक्ट है कि वो एनुअल इंक्रीमेंट जो है मेंशन करेगी। अच्छा, यहाँ पे कोर्ट के लिए किसी किस्म की एम्बार्गो नहीं है कि वो खर्चे पे 5% करे एनुअल इंक्रीमेंट, 10% करे, 20% करे, इट बेंड ऑन द डिस्क्रिशन। अब ये जो डिस्क्रिशन होती है ये हमेशा जुडिशल माइंड के साथ एक्सरसाइज की जाती है। अदालत बेसिकली फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखती है, एविडेंस देखती है, डॉक्यूमेंट्स देखती है। लेकिन लॉ ने इस बात को भी, इस वैक्यूम को भी फिल कर दिया कि अगर अदालत ने गैर इरादी तौर पे अदालत ने एनुअल इंक्रीजमेंट फिक्स नहीं की तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो फिर ऑटोमेटिकली 10% एनुअल इंक्रीजमेंट होगी पर ईयर। यानी अगर जजमेंट ऑफ फैमिली कोड इज़ साइलेंट रिगार्डिंग द एनुअल इंक्रीजमेंट तो फिर एनुअल इंक्रीजमेंट ऑटोमेटिकली 10% होगी। अब यहाँ से हम एक इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कोर्ट भी जो है वो 10% से कम, लेकिन इट इज़ जस्ट अ इन्फ्रेंस। अदालत ने अब हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने हैं। आज हमने डिस्कस किया कि और इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस किस तरह फिक्स होना है, और उसका इफ़ेक्ट क्या है, डिफेंस क्लोज हो जाएगा, दावा डिग्री हो जाएगा मेंटेनेंस की हद तक, और फाइनल मेंटेनेंस जो है वो तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत कोई रिकॉर्ड भी समन कर सकती है। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज़ का आंसर आ चुका होगा। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।